Welcome to Nation Now. I'm Pradeep Nambiar. We got news about the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say, the constitution preamble to the constitution says, "We the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity." Now these are the things where the nation today, Amit Shah, Narendra Modi Sahab, the Prime Minister Amit Shah talks about Viksit Bharat. The development has reached rank and file across the country. That's what the Prime Minister and Amit Shah says. Amit Shah ji आगे कहते हैं कि uniform civil code will be implemented. 13.5 crore people गरीबी रेखा से ऊपर उठा लिया 5 साल में मोदी सरकार ने. That is what they say. 60 crore people have been given the basic amenities. That is what Amit Shah says. He says Prime Minister Modi has done the politics of performance. Politics of performance. But the Congress differs. Congress का कहना है कि देश को मित्रकाल से आजादी, बेरोजगारी से आजादी और जुमले से आजादी जरूरत है. This is all jumlebaji. That is what the Congress says. We have esteemed guest in our panel, Arun Sawant Sahab from the Eknath Shinde Sena, which is a Shiv Sena. Arun Sawant Sahab, welcome to the show. Nazir Hussain Sahab from the Indian National. Yes. Arun Sawant Sahab. Nazir Hussain Sahab from the Indian National Congress. Hussain Sahab, namaskar. Welcome to the show. We'll be joined shortly by Dr. Surena Malhotra from Sharad Pawar NCP. Arun Sawant Sahab, we begin with you. आपसे शुरू करते हैं. एकनाथ शिंदे जी ने मोदी जी का अचीवमेंट को one of the finest achievements by any Prime Minister of Independent India, उनका कहना था एकनाथ शिंदे जी का. उन्होंने हर चीज को बोला कि डेवलपमेंट बोर्ड में सरकार ने लिखे गए और सेंटर में नरेंद्र मोदी साहब और यहां ट्रिपल इंजन is taking the country and Maharashtra to all heights. That is what. But कांग्रेस का कहना है कि ये मित्रकाल से हमको आजादी देना पड़ेगा, जुमलेबाजी से आजादी देना पड़ेगा, बेरोजगारी जो है पूरे देश में फैला हुआ उससे आजादी करना पड़ेगा. But at the same time वे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. आप पे अरुण सावंत साहब एक्यूजेशन है. एक्यूजेशन यही है कि आप मित्रकाल से आजादी जो कांग्रेस कहते हैं हमेशा, यू आर सपोर्टिंग मित्रकाल. इस देश में अगर किसी का फायदा हो रहा है तो कांग्रेस का कहना कि अडानी जी का फायदा हो रहा है. मित्रकाल में अडानी जी का धारावी का प्रोजेक्ट जो अभी है, आज उद्धव ठाकरे जी ने बहुत बड़ा मोर्चा, विशाल मोर्चा लेके गए. उसमें कांग्रेस के वर्षा गायकवाड़ और कांग्रेस के लोग भी शामिल थे. नाउ एक तरफ अरुण सावंत साहब यू आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट, मगर एक तरफ जिस प्रकार से अडानी जी को एक उद्धव जी का कहना है, अलायंस का कहना है, इंडिया अलायंस का कहना है कि गलत तरीके से अडानी को दिए. ये धारावी प्रोजेक्ट वाला मसला कैसे, ये कहीं आपको प्रॉब्लम तो नहीं पहुंचा अरुण सावंत साहब? प्रदीप जी, काफी सवाल आपने शुरुआत में ही किए हैं, तो एक एक करके मैं आपके सवालों का जवाब देना चाहूंगा. प्लीज. जैसे कि आपने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने ये कहा है कि मोदी जी जब से देश के पंतप्रधान बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं और अमित शाह जी गृह मंत्री बने, तब से मतलब जब से एनडीए की सरकार आई है तब से इस देश में और इस राज्य में अच्छे कामकाज होने लगे हैं. देश में विकास के कामकाज को गति मिली है. केंद्र में और राज्य में काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमने जो बंद पड़े थे पिछले 2.5 साल में जब उनकी सरकार थी, यहाँ पे महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी. 2.5 साल उन्होंने यहाँ पर अपनी सत्ता चलाई, लेकिन घर में बैठ के उन्होंने सत्ता चलाने का एक नया तजुर्बा लोगों को उन्होंने दिखाया. और उन 2.5 सालों में यहाँ पे विकास के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे वो सारे कामकाज ठप्प हुए थे, बंद हुए थे. वही कामकाजों को पिछले 17 महीनों से हमारी सरकार ने शुरुआत किया था 17 महीने पहले, और अभी 17 महीने पूरे हुए. वो 90% प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गए और कुछ प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीशन की दरार पे खड़े हैं. अभी आज की बात अगर करते हैं, एक विशाल मोर्चा आप कह रहे हैं, आपके मतों के अनुसार वो विशाल था. नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं. उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी और इंडिया अलायंस का कहना है कि विशाल मोर्चा है. मैं नहीं कहता हूं. बोलिए. पहली बात प्रदीप जी, ये तो इंडिया अलायंस वगैरह कुछ भी नहीं है. इंडिया शब्द का इन्होंने यहाँ वहां से जुगाड़ किया. इनका जो अलायंस है उसको वो लोग खुद ही ये कहते हैं कि I.N.D.I.A.
इंडिया में कहीं पे भी डॉट लगा हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। ये जो भारत है हमारा, वो एकजुट है, उसको जोड़ जोड़ के नहीं बनाया गया, इसका मतलब शब्दों को पकड़ पकड़ के। भारत बड़े अलग अलग इसमें बटा हुआ है, बैठा हुआ मतलब बिखरा हुआ है, उसके अलग अलग जाति धर्म है, अलग अलग रीति है, संस्कृति, लेकिन भारत हमारा एक है। इन्होंने एक एक अक्षर को एकत्रित किया और उसको इंडिया कहते हैं, इंडिया लैंड। वो छोड़ दो बात को, लेकिन आज जो उन्होंने मोर्चा निकाला था वो अडानी के ऊपर निकाला था। अडानी कंपनी, इनका ये कहना है कि धारावी का इन लोगों ने मतलब हमारी सरकार ने, महायुति सरकार ने, भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है वो तीनों मिलकर हम लोग महायुति है, और हम महायुति ने वो अडानी को दे दिया। इसमें हम लोग कुछ लूटमारी करने वाले, गलत करने वाले, ऐसे उन्होंने आरोप शुरू किए। और एक अच्छे प्रोजेक्ट को वो ये करने की कोशिश करेगी कैसे भी करके ये प्रोजेक्ट रुकाया जाए, क्योंकि इस महायुति सरकार ने आज तक पिछले 17 महीनों में जो जो प्रोजेक्ट हाथ में लिए, सारे प्रोजेक्ट उन्होंने कंप्लीट किए। ये हमारा रिकॉर्ड है। और इनको ये डर है, अगर इनके हाथ में धारावी जैसा जो एक विशाल महाकाय समूह है, आशिया का सबसे बड़ा, वहां पर जो झोपड़पट्टी बोलते हैं, झुग्गी झोपड़ियां, वो आशिया का सबसे बड़ा झोपड़पट्टी अगर कौन सा है तो वो है धारावी। और इस धारावी को इन लोग लूटने की नजर से देख रहे हैं, लेकिन हम लोग उस धारावी का कैसे डेवलपमेंट किया जाए, कैसे वहां के लोग जो मतलब एकदम खराब जिंदगी जी रहे, आज आप देखेंगे तो गली गली में कचरा है, कूड़ा है, बेचारे लोग कहां कहां से आकर वहां पर रहते अपना पेट भरने के लिए। पिछले 2.5 साल से, जब से इनकी सत्ता थी, तभी उन्होंने एक वर्ड निकाला नहीं कि धारावी का विकास होना चाहिए या धारावी के बारे में कुछ किया जाना चाहिए। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ खुद जुमलेबाजी की और आज वो हमारे ऊपर आरोप कर रहे। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। आपको मालूम होगा कि जब इंदिरा गांधी जी की, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जब उनकी हत्या हुई थी, उनका स्वर्गवास हुआ था, उस वक्त उसके बाद राजीव गांधी जी सत्ता पर आए थे केंद्र में। और केंद्र में सत्ता में आने के बाद राजीव गांधी जी ने, जब कांग्रेस की को 100 साल पूरे हुए थे, उसका समारोह यहाँ पर मुंबई में रखा गया था। उस वक्त सबसे पहले अगर राजीव गांधी जी कहीं पर आकर उन्होंने विजिट किया होगा तो वो था धारावी की झोपड़पट्टी। और धारावी के झोपड़पट्टी वासियों का हाल उन्होंने देखा। देखने के बाद उन्होंने तुरंत 100 करोड़ रुपया उसके लिए सैंक्शन भी कर दिया। लेकिन ये जो कांग्रेस की यहाँ की महाराष्ट्र की जो सरकार थी, उस वक्त की सरकार थी, मतलब मराठी में उसको दलभद्री सरकार कहते हैं। और ऐसे दलभद्री लोगों ने राजीव गांधी जी का वो जो सपना था वो कभी भी पूरा नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने, कांग्रेस में क्या होता है प्रदीप जी, एक बार वहां का नेता मंत्री बन गया ना तो कि वो हवा में चलता है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वो भूल जाते हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता जो अपना खून पसीना बहाता है और अपने नेता को मंत्री पद की कुर्सी देता है, उसको बाद में ये लोग लताड़ते हैं। और इसीलिए कांग्रेस का आज जो हाल हुआ है इस महाराष्ट्र में और इस देश में, इसका प्रमुख कारण वो है। अच्छा, उसे छोड़ दो, मैं आपको ये बात बताना चाह रहा था कि राजीव गांधी जैसे मतलब लोक नेता ने धारावी को सजाने के लिए, संवारने का, विकास करने का जब सपना देखा था, कांग्रेस वालों ने कुछ भी नहीं किया। और जब महायुति सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री इसका एक विकास का जब कार्यक्रम लेके आए हैं, तो उस कार्यक्रम को कैसे उन लोग बदनाम करने का और लोगों को कैसे बहकाने का, लोगों को कैसे इससे परावृत्त करने का, उसकी वो कोशिश करे। अभी देखिए, आज उद्धव ठाकरे जी ने ये मोर्चा निकाला था, उसमें 15 अलग अलग पार्टियों के संगठन शामिल थे, कांग्रेस शामिल थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस शामिल थी। लेकिन यही वो कांग्रेस है जिन्होंने राजीव गांधी जी का सपना जो था वो कभी पूरा नहीं किया। और आज वो लोग उद्धव ठाकरे जी को सपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे विकास नहीं होना चाहिए। जो बाला साहब ठाकरे, मतलब आज उद्धव ठाकरे जहां पर रहते हैं, वो कलानगर और धारावी में 10 मिनट का भी अंतर नहीं है, लेकिन कभी भी उनकी नजर धारावी के विकास के लिए पड़ी नहीं। आज उनको ये लग रहा है कि अदानी को हमने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया, ऐसा नहीं है। ये लोग जनता को फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं, बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये है
कि 2018 में भी इसका टेंडर निकला था धारावी विकास का, लेकिन कुछ कारण से वो टेंडर उस वक्त धारावी 2018 में ये टेंडर एक दुबई की कंपनी को लगा था। दुबई की कंपनी के साथ अदानी ने भी एप्लीकेशन किया था, लेकिन अदानी उस वक्त सेकंड नंबर पे आई थी, दुबई की कंपनी नंबर 1 पे आई थी। उस कंपनी का नाम था सीलिंग, और उस कंपनी को बाद में कुछ कारणों से बाहर देश की कंपनी को इन्होंने नकारा, फिर वो प्रपोजल वैसे ही पड़ा था। अभी पिछले साल हमारी सरकार ने ये सोचा कि धारावी का भी विकास होना चाहिए, जिस प्रकार से वर्ली का विकास हो रहा है, बिडेरी चालियों का विकास हो रहा है, बिहारी चालियों का विकास हो रहा है, उसी प्रकार से धारावी का भी होना चाहिए। धारावी में आज के डेट में अगर देखा जाए तो 20 लाख से ज्यादा लोग वहां पर रहते हैं, और 60,000 से ज्यादा वहां पर झुग्गी झोपड़ियां मतलब घर है वहां पर। इतने लोग इतने सालों से देश जब हमारा आजाद हुआ था उस वक्त से इस धारावी के विकास के लिए बातचीत चल रही थी। ये आज का नहीं है सपना। मैं अरुण सावंत जी, नाजिर हुसैन, I'll cut you for some time. We'll just hear what Nazir Hussain साहब from the Congress wants to say. हुसैन साहब, नहीं, मेरी कुछ सच्चाई सुन लो, मैं और कुछ बताता हूं। बोलिए। क्या है प्रदीप जी, जो मैं सच्चाई बता रहा हूं ना, वो एक बार नासिर हुसैन साहब को मालूम पड़ने दो, इस महाराष्ट्र की जनता को मालूम पड़ने दो। ये जो यहाँ की जो क्या बोलते हो महाविकास आघाड़ी सरकार है उसको भी सुनने दो। सच्चाई क्या है और हम लोग किस प्रकार से इस सच्चाई को झूठेपन में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और धारावी की जनता को झूठ बोलकर ये जो उनका विकास होने वाला है उस विकास से कैसे हम रोक रहे हैं, ये उनको मालूम पड़ना चाहिए। सच्चाई जब मालूम पड़ेगी तो धारावी की जनता ही इन लोगों को यहाँ से भगा देगी, जब दोबारा इन लोग वहां जाएंगे तो। ये सच्चाई है। और अभी नासिर हुसैन जी आप जवाब दे दो, फिर उसके ऊपर भी मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल, ये बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुंबई का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नासिर हुसैन साहब, आपने सुना अरुण सावंत साहब का, एकनाथ शिंदे जी गुट, शिवसेना, उनका कहना राजीव गांधी जी का सपना एकनाथ शिंदे जी पूर्ण कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट सरकार पूर्ण कर रहे हैं। नासिर हुसैन साहब। नमस्कार सावंत साहब, मैं सावंत साहब को पर्सनली भी जानता हूँ, तो कभी साथ में ही रहे हम लोग। हाँ। अभी देखिए, आपने बात की अमृतकाल, अभी ये चल रहा है, जैसा कि सावंत साहब बता रहे हैं, काफी सारी प्रोजेक्ट 17 महीने में गवर्नमेंट ने पूरा किए। तो ये अमृतकाल है या अपने मित्रकाल है, इसके ऊपर हम थोड़ा बात करते हैं। खाली सिर्फ अडानी की एक बात नहीं कि अडानी को ये प्रोजेक्ट कैसे मिला, ये सवाल ये है कि अडानी को ही ये सारा प्रोजेक्ट क्यों मिल रहा है। धारावी के विकास हो, इसके खिलाफ मुझे लगता है महाराष्ट्र की कोई आवाम या तमाम नेता नहीं है। सारे लोग चाहते हैं कि धारावी का विकास हो। कुछ पर धारावी के विकास में काफी सारे अड़चने थी जो आज से नहीं कई सालों से चली आ रही, उस अड़चनों को खत्म करके इसे मुकम्मल करने की पिछले 2018 से लेकर अभी तक कंप्लीट कर दी पिछली सरकार ने भी कोशिश की। पर सिर्फ अडानी को ही ये प्रोजेक्ट क्यों जा रहा है, इसके टेंडर निकालने का तरीका क्या है, इसके ऊपर पारदर्शी चाहिए, ये पता चलना चाहिए कि आखिर अडानी को ही ये प्रोजेक्ट क्यों मिल रहा है। तो इसके ऊपर हमें लगता है सावंत साहब को क्लियरिटी देना चाहिए कि जो दुबई की कंपनी ने बैक कर गई, तो सेकेंड नंबर पे रहने वाली अडानी साहब को ये प्रोजेक्ट दिया गया, तो क्या है उनके प्रोजेक्ट देने का सिलसिला, क्या फायदा है उनका, क्या अडानी, क्या धारावी के लोगों को मिलने वाला है। जैसा कि मैं आज न्यूज़पेपरों से माध्यम से मालूम हो रहा है 300 से 400 स्क्वायर फीट के एरिया का उन्हें घर मिलने वाला है, मगर किस फैमिली में किसका क्या घर है, कैसे सर्वे हुआ है, कैसे किसको क्या मिलेगा, उसका कोई डेटा है, कोई रूपरेखा है, किसको मिलने वाला है, किसको नहीं मिलने वाला है। एक बहुत बड़ा है क्योंकि 20 लाख की पॉपुलेशन है, और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की मुंबई की सबसे बड़ी हायर पॉपुलेशन की जगह है और बेशकीमती जगह है, वो एकदम मुंबई के बीच में ही है, बीकेसी के बाजू में ही, तो एक काफी बड़ी जगह है। तो इसलिए बोलते हैं अमृतकाल नहीं है, ये मित्रकाल चल रहा है। ये मित्रकाल का ये एक बंदे को देखिए, रेल से लेके तेल से लेके हर प्रोजेक्ट उनके पास है। आज देखिए 55% की 55% देश की आबादी की दौलत सिर्फ 92 लोगों के पास है। ये कब हुआ? नोटबंदी जीएसटी के बाद हुआ है, 2016 से शुरू हुआ। तब सिर्फ अमीरों के पास ही सारी दौलत क्यों चली गई? आखिर ये 55% आबादी के पास ये दौलत क्यों नहीं है?
ये सारी सवाल है। किसान आज 10 महीने में आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर 1000 किसानों ने सुसाइड की है, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। मैं चाहूंगा सावंत साहब आप इनके ऊपर भी जवाब दीजिए कि हजारों किसान ने क्यों आत्महत्या की सिर्फ इस 10 महीने के अंदर में। आप पिछली बातों को मत गिनाइए, मुझे सिर्फ इस 10 महीने का सावंत साहब आप जवाब दीजिए। सिर्फ 10 महीने में 1000 किसान डेथ कर जाते हैं हमारे महाराष्ट्र में, और ये सरकार उनके लिए क्या कर रही है? क्या उन किसानों को कहीं सही मुआवजा मिल रहा है? क्या उनको बीज बुआई के मिल रहा है? उनको पानी मिल रहा है? तमाम मराठवाड़ा में आप देख लीजिए परेशानी खड़ी है। सिर्फ एक अडानी ही मुद्दा नहीं है, अडानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मगर महाराष्ट्र की दूसरी भी बहुत सारी मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दे पीछे छूट जा रहे हैं। सिर्फ अमृत काल चल रहा है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, तमाम देश की सरकारें बोलती है, मगर क्या अमृत काल है? मैं बार बार बोलता हूं, ये मित्र काल है, ये दोस्तियों के लिए काम हो रही है। सरकार आवाम के लिए क्या कर रही है वो पता नहीं। तो किसानों की इतनी आत्महत्या क्यों हो रही है? 10 महीने में 1000 किसान इस महाराष्ट्र में डेथ करते हैं, वो सुसाइड करते हैं, कोई छोटी बात नहीं है। हमें धरावी की भी तरक्की चाहिए, तो किसानों के ऊपर बात होना चाहिए। क्या उन्हें एमएसपी मिल रहा है? उन्हें पानी मिल रहा है? उनको प्याजों, आप देखिए नासिक के प्याजों की हड़ताल देखिए, आज नागपुर में थे ओपीएस की कितनी बड़ी स्ट्राइक वहां पे लोगों ने की, पूरी नागपुर भर गई थी। अब परसों की आपने देखा होगा, पूरी नागपुर फूल थी। आखिर ओपीएस के ऊपर क्या हो रहा है? कोई सीधा जवाब नहीं मिल रहा है। मैं चाहूंगा इस पे सावंत साहब आप जवाब दीजिए। सावंत साहब, आपने सुना कि दे आर सेइंग आपका जो डेवलपमेंट है वो मित्रकाल है, अमृतकाल नहीं मित्रकाल है। एंड मित्रकाल में सिर्फ अडानी जी को, दे आर नो ऑब्जेक्शन कि अडानी दिस प्रोजेक्ट, बट हर प्रोजेक्ट अडानी को जाना ये भी संशय का विषय है। मित्रकाल, आप कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे सावंत साहब? देखिए, मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय नासिर हुसैन जी ने, मेरे ख्याल से सब्जेक्ट कुछ और चल रहा था, और इन्होंने भारत के आजादी से लेकर आज तक जो जो राजनीति चली उस राजनीति के ऊपर बातें की। उन्होंने कोई भी आधार ना देते हुए आरोप की राजनीति यहाँ पर करने की शुरुआत की, तहज की राजनीति निकाली। 10 महीनों में 1000, अभी बीच में रुकिए, 10 महीनों में 1000 किसानों ने आत्महत्या की, ये बात कही। मित्र काल है, अमृत काल नहीं है, ये सब आरोप करने का तो काम अभी फिलहाल आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों ने अगर पिछले 25 सालों से, पिछले 60 सालों से अगर कांग्रेस जो राज कर रही थी इस देश के ऊपर, और अगर उन्होंने विकास के काम किए होते जो पिछले 10 साल में हुए, उस स्पीड से अगर कांग्रेस ने पिछले 60 साल में किए होते, तो आज 10 महीनों में 1000 किसान आत्महत्या जरूर नहीं करते। इसके लिए शर्म आप लोगों को लगनी चाहिए, क्योंकि हम लोग, हमारी, सुनिए ना भाई साहब, दोनों सुनिए, आप जो बात कह रहे हैं ना, वो बात साफ जनता को सुनने दो जरा। हाँ, बोलिए। आप बीच में मत बात करो, बोलो। ताकि आप जो आरोप कर रहे हैं वो आरोप कितने बेबुनियाद है। आप सुनिए, कांग्रेस के प्रवक्ता जो आरोप कर रहे हैं वो कितने बेबुनियाद है, वो इस राज्य की जनता को भी जानने दो और इस देश की जनता को भी सुनने दो। परसों का आप अखबार पढ़िए, टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट पढ़िए कि 1000 किसानों ने सुसाइड किया इस 10 महीने में। ये कोई अनाधार नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि लोकमत का आप आधार दे रहे हैं। नासिर हुसैन जी, लोकमत का आधार दो, लोकसत्ता का दो, या और किसी का दो, लेकिन जो राजनीति पिछले 60 सालों से कांग्रेस ने की उसका अभी ये रिजल्ट आ रहा है। 60 सालों में आपने देश को किस प्रकार से प्रगत किया, किस प्रकार से किसान प्रगत हुए, और 10 महीने में कितने प्रगत हुए, इसका अभी आप कंपैरिजन कीजिए और फिर ये प्रश्न उठाइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपने पिछले 17 महीनों में इस राज्य सरकार ने जो उपलब्धियां की उसी के बारे में आपको कुछ बोलना चाहिए था थोड़ा बहुत, वो नहीं किया। अभी ये बात चल रही है इसकी, अपने क्या बोलते हैं, धारावी प्रोजेक्ट के बारे में सुनो। हाँ प्रदीप जी, इस धारावी में पिछले 40 सालों से कांग्रेस के खासदार है गायकवाड़ घराना, और अभी पिछले 4 टर्म यहाँ की इनकी मंत्री थी वर्षा गायकवाड़। इन्होंने इस धारावी को पूरा का पूरा बर्बाद कर डाला। उन्होंने क्या एक गली को भी डेवलप किया है? उन्होंने जरा पूछ लो इनको, नासिर हुसैन को, कि धारावी के बारे में
गायकवाड़ फैमिली ने पिछले 40 सालों में सत्ता हाथ में होने के बावजूद भी क्या क्या किया, पूछो इनसे। नहीं, आप धारावी पे ही, आप सिर्फ धारावी पे आ जा रहे हैं सावंत साहब। मैं कह रहा हूँ किसानों का मुद्दा, अरे धारावी का सब्जेक्ट चल रहा है भाई साहब, आप पूरे देश को मत सीखो इसमें। आप पूरे देश में, महाराष्ट्र के किसान की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे देश की बात ही नहीं कर रहा हूँ। क्या महाराष्ट्र के किसान आपके लिए महत्व नहीं रखते? वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि 1000 किसान सुसाइड करते? ये क्यों नहीं मुद्दा बढ़ा है? धारावी की बात हम कर रहे हैं, मगर ये किसानों के ऊपर क्यों नहीं बोलना चाह रहे आप कि 1000 किसानों ने क्या ये 60 साल की वजह से की है? कौन डर रहा है? हेलो, मैंने आपको सवाल पूछा, आप कोई जवाब नहीं दे। सावंत साहब, मैं सवाल ही कर रहा हूँ। सत्ता में आप हैं, आप नहीं जवाब देंगे तो कौन देगा? मैं आपसे पूछता हूँ। आपका जवाब नहीं दे रहा हूँ भाई साहब। आप दीजिए ना। आप सिर्फ धारावी पे है। मैं कह रहा हूँ 1000 किसानों ने सुसाइड सिर्फ 10 महीने में। इसमें कांग्रेस की नीति कहां से आ गई? इसमें जवाब तो आपको देना है कि सरकार में आप है, कांग्रेस सरकार में है क्या? देखिए, आपके पास पूछे हुए सवाल का कोई जवाब नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस ने कई सालों तक इस देश के ऊपर राज किया, इस महाराष्ट्र के ऊपर राज किया। क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं थी कि यहाँ का किसान, यहाँ का कामगार, यहाँ का मजदूर, यहाँ का विद्यार्थी, यहाँ की महिलाएं, इनके लिए आपने जो जो किया, वो अगर लॉन्ग टर्म का अगर होता तो किसानों की हालत ऐसी नहीं होती, किसान बर्बाद नहीं होते। लेकिन हमने 17 महीनों में जो किया है, वो 17 महीनों में जो विकास के काम हमने किए, किसानों की उत्पन्न बढ़ाने का काम किया है, किसान का फसल बढ़ाने का काम किया है, किसानों को शासन आपके द्वारा हम लोग जो बेनिफिट दे रहे, उसके ऊपर भी आप सवाल उठा रहे कि ये सब बोगसगिरी चल रही। मतलब सिर्फ और सिर्फ आरोप करना, क्या यही आपके हाथ में है क्या? कैसे आरोप? उनका क्या, मैं बोलता हूँ नासिर हुसैन साहब का कहना है, सावंत साहब, ये कि शरद पवार साहब ने भी हाल ही में अनियन फार्मर्स के साथ मिलकर एक बड़ा अनियन प्याज का एक्सपोर्ट बंद हुआ। आप बताइए, क्या वो किसानों के साथ न्याय हुआ है? क्या किसानों को? मैं बताता हूं, अभी प्याज का नहीं, एक मिनट उनको साहब, उनको जरा कंप्लीट कर दो, फिर आप आंसर विस्तार से आंसर दीजिए। बोलिए नासिर हुसैन साहब। उनको पानी पिलाइए और एक गिलास पानी पिलाइए उनको। अरे आप दोनों दोस्त लोग हैं पुराने। नहीं, मैं कह रहा हूँ ओनियन की, प्याज की, किसानों की हालात बद से बदतर है। मराठवाड़ा में पानी, ये सबके लिए कांग्रेस कैसे जिम्मेदार है? मैं सावंत साहब जानना चाहता हूँ। किसानों के आप बार बार बोलते हैं, क्या सत्ता में कांग्रेस के एमएलए रहे? धारावी की बात करते हैं, वर्षा गायकवाड़ की। क्या शिवसेना की सत्ता नहीं रही? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही? तमाम सरकारों ने की फेलियर रही है। आप क्यों एक कांग्रेस के ऊपर लेके जा रहे हैं? क्या धारावी एक दिन की डेवलपमेंट का काम है? किसान, वहां के लोगों को डेवलपमेंट नहीं मिलना चाहिए? क्या वहां के लोगों को घर नहीं मिलना चाहिए? क्या वहां को साफ पानी नहीं मिलना चाहिए? सिर्फ हमारा ऑब्जेक्शन क्या है, ये है कि अडानी को ही क्यों, सिर्फ अडानी ही क्यों वहां पे? इसका जवाब आप नहीं दे पा रहे। सिर्फ अडानी क्यों चाहिए? क्या हिंदुस्तान में अडानी? जी सर, बोलिए। नासिर हुसैन जी, इस महाराष्ट्र की जनता को यह भी बात मालूम पड़ने दो कि जब ये टेंडर निकला, उस वक्त जब 2018 का निकला था, तब पूरे विश्व के सभी कंपनियों ने अप्लाई किया था, सभी। और अभी जब लास्ट ईयर निकला, उस वक्त भी सबको न्योता दिया था। तब नासिर हुसैन जी ने भी टेंडर भरना चाहिए था, तभी उद्धव ठाकरे जी ने भी भरना चाहिए था, तभी संजय राउत जी ने भी भरना चाहिए था, तभी शरद पवार जी ने भी भरना चाहिए था। किसने रोका था आप लोगों को? ये जो टेंडर निकला है, वो कानूनन इन्विटेशन देने के बाद निकला है। किसी एक को घर में जाके उसको लेटर नहीं थमा है कि आप आके ये प्रोजेक्ट करो करके। और कौन सा आंसर चाहिए बताइए अभी? नहीं, क्या है ना सावंत साहब, इनका जो स्लोगन है, कांग्रेस का स्लोगन है, एयरपोर्ट अडानी, कोयला अडानी, पोर्ट अडानी, बिजली अडानी, पानी, तो हर चीज जो अडानी को मिल रहे हैं, तो इसपे कांग्रेस, बिकॉज ये पूरा इंडिया अलायंस का नारा है कि आपने सब कुछ दे दिया अडानी, जो एयरपोर्ट, कोयला, पोर्ट, बिजली, वो नासिर हुसैन कह रहे हैं। प्रदीप जी, ये स्पर्धा का जमाना है। हर कोई हर चीज में आकर वहां पर अपनी स्पर्धा में खड़ा हो सकते हैं। आप मुझे कोई भी एक एग्जांपल बताइए, जो नाम अभी आपने गिनवाए, मुझे कोई एक एग्जांपल बताइए कि वहां पर बाकी के लोगों को, बाकी की कंपनियों को रोका गया था और सिर्फ एक अदानी को ही वहां पर उनको टेंडर भरने का मौका दिया था और उन्होंने उनको सैंक्शन किया। आप बताइए मुझे। नहीं सर, उसका प्रोसेस क्या था
ये किसी को पता नहीं है, सिर्फ आपको पता है या सरकार को पता है? क्या प्रोसेस था बताइए आप, किस तरह से उसका टेंडर निकला, कैसे इनविटेशन मिला? नासिर हुसैन जी, नहीं आप अगर हर एक चीज का मुझे सुनिए ना, अभी आपको जवाब देते हो बीच में मत बोलिए। क्या प्रोसेस था, फिर प्रोसेस के बाद कौन से पेन के इनसे उन्होंने साइन किया था, फिर उस वक्त उनको खड़ा था, ये सब फालतू जवाबों का जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर आया नहीं हूँ। आपने प्याज का सवाल पूछा है, मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। आपने कांदा के बारे में पूछा, उसका जवाब दूं मैं? सामंत साहब ये जवाब नहीं है कि ये तो कोई डिबेट नहीं हुआ, ये नहीं आप, ये कोई डिबेट नहीं हुआ। अडानी, मैं आप अभी चलिए अडानी पे बात करते हैं, चलिए खुल के अडानी पे बात करते हैं। LIC के घोटाला हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक ये जांच कमेटी गई, कौन सी जांच की रिपोर्ट आ गई? उस करप्शन का उसका एलिगेशन हुआ, कौन सी जांच की रिपोर्ट आ गई, कौन सी क्लीन चिट मिल गई? आखिर देश का पैसा एक बंदे के पास क्यों चला गया, आप बताइए? अडानी को ही सारा चला गया। आखिर आप बताइए 2014 से पहले अडानी की स्थिति देखिए, 2014 के बाद की देखिए, दोनों में आप अंतर देखिए, आपको पता चलता है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने कितनी उसे सपोर्ट की है, आपके सामने है। पर आप उसको क्लियरिटी नहीं देखिए, आप उसको डिफेंस कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं LIC का घोटाला आया या नहीं आई है, मैं नहीं कहता, तमाम जनता लोगों कहते हैं, पूरी रिपोर्ट खड़ी है। आप अडानी को बचाने का काम कर रहे हैं। हमें अडानी के करप्शन को छिपाने की बात नहीं है, अमृतकाल ये है, आप मित्रकाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बोलिए सर। मेरे भाई नासिर हुसैन जी, अडानी मेरा भाई नहीं है, मेरा रिलेटिव नहीं है, मुझे मेरे उसके पास से मुझे पैसे नहीं आते। सुनो, सुनिए, अगर LIC के ऊपर सुनिए जरा, सुनो ना नासिर हुसैन जी, जब किसी डिबेट में आते हैं, जो सब्जेक्ट रहते हैं उसी सब्जेक्ट के ऊपर डिबेट चलनी चाहिए। अगर आपको LIC के आंसर चाहिए तो अगले कल या परसों आप इसी चैनल के ऊपर LIC के बारे में मेरे सामने डिबेट के लिए बैठिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। आप अगर कुछ भी इस गाड़ी को अगर कहीं पे भी खींच के लेके जाओगे और आपके पास धारावी का कोई जवाब नहीं है, आपके पास धारावी का कोई जवाब नहीं है, सुनो, तो फिर क्या मतलब है आपका डिबेट में आके? नहीं, धरावी के ऊपर मैंने बोल दिया, फिर भी आप धरावी, मैं सिर्फ एक धरावी ही आज एक मुद्दा नहीं है ना, आज एक धरावी ही इसका मुद्दा है क्या? महाराष्ट्र में सिर्फ एक धरावी, आज की डिबेट 7 साल, पूरे 7 सालों के लिए नहीं है। मैं आपके 7 सालों का जवाब देने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। मैंने कब कहा कि आप मेरे जवाबों को आप दीजिए या मत दीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। अरे आप जिस सब्जेक्ट से आए उसके तो कुछ भी बात नहीं कर रहे हो। मैं कह तो रहा हूँ, अरे आप सुनने को तैयार नहीं है। आपके पास पिछले 2.5 सालों में आपके महायुति, आपके और ये जो आपकी सरकार है इंडिया और यहाँ की आपकी महाविकास आघाड़ी, 2.5 साल में आपने क्या क्या काम किए वो कम से कम गिनवा के दिखाइए, तो चलो मैं बोल सकता हूँ कम से कम आप जिस सब्जेक्ट से आए तो बात करें। अरे आप बताइए कौन से, आप LIC के ऊपर जाके पूछ दे, अब थोड़ी देर बाद आप टेलीफोन घोटाला के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद UTI के ऊपर बात करेंगे आप, ये थोड़ी बात होगी। ये जब सरकार महायुति की बनी है, MBA की सरकार बनी, तो क्या उसमें विकास नहीं हुआ? उस कोविड काल में, कोरोना काल में भी सबसे बेस्ट काम करने वाली कोई सरकार थी तो महाराष्ट्र की सरकार। हाँ बराबर, बिल्कुल सही है। कोरोना काल में खिचड़ी में घोटाला किया, आपने बॉडी बैग में घोटाला किया, आपने घर में बैठ के सरकार चलाई। आपके मुख्यमंत्री कभी भी मंत्रालय में आए नहीं, कभी भी खुद के ऑफिस में जाके बैठे नहीं, उनका सुपुत्र कभी खुद के केबिन में जाके बैठा नहीं। इसी प्रकार से सरकार चलाई आपने किसी को समय नहीं दिया, किसी कार्यकर्ता को आप मिले नहीं, कभी किसी मंत्री को आपने समय नहीं दिया, किसी MLA को आप मिले नहीं, इसीलिए सब छोड़ के आपको खिचड़ी घोटाला एक एलिगेशन है, आपने साबित किया है क्या? एक एलिगेशन है, आप जांच करें, सरकार आपके पास है, आपके पास सारी तंत्र बैठी है, आप जांच करिए। जांच शुरू हो गई, चल रही है ना जब जांच आएगी। जब से SIT का गठन हुआ तब से आप लोगों के नेताओं के पैरों तले जमीन खिसक गई, अभी सब कुछ सामने आ जाएगा, आप चिंता मत करो नासिर हुसैन जी, फिर आपको भी मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। सावंत साहब, नासिर हुसैन साहब, वी आर जॉइंड बाय सुरैना मल्होत्रा फ्रॉम शरद पवार जी के NCP Surana Malhotra, Dr. Malhotra, please welcome to the show. We have got Arun Sawant Saab from the Eknath Shinde, the Shiv Sena. We got Nasir Hussain from the Congress, Indian National Congress. Surana Malhotra ji, you know Dharavi project Essential Mumbai. आज इंडिया अलायंस का जबरदस्त मोर्चा निकला उद्धव ठाकरे जी का कहना है कि ये जो संख्या निकला है विराट संख्या, it shows to the government
दैट ये लोग टोटली विरोध है। मगर चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं कि पूरे पब्लिक देश के मींस महाराष्ट्र के, मुंबई के बाहर के लोग भर भर के लेके आए हैं, इट डजंट रिप्रेजेंट। एंड हाउ डू यू सी धारावी प्रोजेक्ट, बिकॉज कांग्रेस इंडिया अलायंस का कैंपेन है कि ये मित्र काल से आजादी चाहिए आपको, बेरोजगारी से आजाद चाहिए आपको, जुमले से आजादी चाहिए, और अमृतकाल, ये अमृतकाल नहीं है। हाउ डू यू सी द धारावी प्रोजेक्ट, बिकॉज वर्षा गायकवाड़ इंडिया अलायंस का विराट मोर्चा निकला था एज पर उद्धव ठाकरे जी। बोलिए सुरेंद्र मल्होत्रा जी। Certainly, विराटी मोर्चा निकला था। Everybody wants that something good happens कि 300 why 300? It has to be a 500 square foot की जगह होनी चाहिए और सबको मतलब अपना हक मिलना चाहिए। ये बेरोजगारी वगैरह की जो बातें हो रही है बहुत ही मतलब आजकल सब जो भी युवा है उनको सबको सता रही है, ना कि उनको, उनके पेरेंट्स को। सब लोग बहुत अनहैप्पी है, बहुत ही लोगों में असंतोष सब जगह पे फैला हुआ है। और नेचुरली आई मीन उसमें भर भर के बाहर से लोग आए, मतलब लाए क्यों जाते हैं? लोग तो अपने आप आएंगे, लोग तो अपने आप जुड़ेंगे। अभी लोग बाहर आएंगे, लोगों में बहुत असंतोष है और ये एविडेंट होता है। जैसे अभी संसद में भी हुआ, वो उनका तरीका बहुत ही गलत था। मैं वो तरीके को अच्छा, सर्टेनली आई एम नॉट सेइंग गुड, बट ये जो युवा है उन सब में ये असंतोष है, सब में अपने फ्यूचर के लिए परेशानी है, उनके मन में संभ्रम है कि आगे उनका क्या होगा। एंड ऐसे युवा जैसे बैठी रहेगी तो उसमें एज अ डॉक्टर आई वुड से कि उनको जो नैराश्य आएगा, उनको जो मानसिक बीमारियां होंगी, उनको जो मतलब देयर इज नो पॉजिटिविटी, देयर इज ओनली नेगेटिविटी। एंड ये सब संभ्रम में देन ड्रग एडिक्शन और सुसाइड, ये सब चीजें बढ़ जाएंगी। तो यहाँ कुछ तो होना ही चाहिए। लोग जो युवा पीढ़ी है उनको तो अश्योरेंस कुछ मिलना ही चाहिए, प्रॉपर जॉब्स मिलने चाहिए, उनका जो एजुकेशन का स्तर होगा उस हिसाब से उनको जॉब्स मिलने चाहिए, ना कि कोई इंजीनियर कुछ मतलब होम डिलीवरी का काम करे, जोमेटो में काम करे। तो ये सब चीजें लोगों के बारे में, लोगों के जो प्रश्न है वो डेफिनेटली जो सरकार है उनको सोचना चाहिए लोगों के बारे में, ना कि खाली अपना मतलब पक्ष बढ़ाने का सोचे वगैरह। ये क्या करेंगे? युवा पीढ़ी किसके और देखेंगे? उनको तो किसी को तो आवाज देनी ही पड़ेगी। तो ये सब जो नेता है महाविकास आघाड़ी के, जो इंडिया अलायंस के नेता है, वही काम अभी करने लगे हैं सब लोग। अभी जो हमारे एनसीपी के हैं, जो फार्मर्स का वॉइस आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो फार्मर्स का जो आक्रोश था उसको आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब जो चीजें हो ही रही है। और दूसरी जो बात थी, जैसे मैंने अभी मतलब जैसे जॉइंट इन आई हर्ड अबाउट इट कि कोरोना काल में जो बात हो रही थी और जो हम लोग अभी धारावी की बात कर रहे हैं, उस धारावी में कितने अच्छे तरह से कोरोना का मॉडल जो पूरे वर्ल्ड ने प्रेस किया था। तो हाउ कम व्हेन द वर्ल्ड हैज प्रेस्ड समथिंग दैट द कोरोना टाइम पे जो मॉडल यूज किया था धारावी में उसका संक्रमण रोकने के लिए, इवन ऑल द डॉक्टर्स हैड प्रेस्ड इट, वाज़न्ट इट अ गुड थिंग? सी, जो भी अच्छा है उसको तो प्रेस तो करना ही चाहिए ना। Even at that time, for us also, Shiv Sena was a different party. Then they joined it. But I will really appreciate. आप जैसे बोल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी अंदर बैठ के, but no, he did it very meticulously. And I would say that hats off to Rajesh Tope ji also, plus Congress together, all of them together. You know, they did it very scientifically. The whole thing was thought about. See, when Corona came, nobody knew what was the thing and how it would progress. Initially, because of our own immunity only, lot of people were dying because of the immunity flooding was happening, that was going in the lungs, and people were getting drowned in their own immune secretions. So that's the reason then scientifically it was thought, and later on steroids were put in the viral infection, which was never done before. But that was the way it was all decided. And I have, as a doctor, I have also attended so many of the conferences which our the Mahavikas Aghadi party kept. They openly admitted, see, we are not doctors, but we want some help and we want some guidance from the doctors. And each and every step, Rajesh Tope ji and Uddhav Thackeray ji and the Congress, whatever they have decided, how to tackle Corona, it was very scientifically thought about. We were asked about to give our opinions. And all the very big doctors also from Mumbai, they were called in.
and it was all decided. I am telling you, I had attended sorry to take some time, but I had attended the last when there was a chance of the pediatric corona that would have come, So the planning was so meticulous that it was properly decided that if pediatric corona hits, then what was the measures to be taken at every level? What are the different people, the medical people, paramedical people, how it will be tackled? The planning was meticulous. So whatever way somebody has a problem, health problem, they can say CMs can sit inside. But as long as the whole working committee is working and he's looking after, and our Arogya Mantri Rajesh Tope, he's not a doctor, but the way he was meticulously explaining, I am very sorry to say that the Arogya situation of the Arogya Mantri present and the health ministry is absolutely, there is no comparison at all. I would definitely like to say that. No. So, I highly appreciate. See, and this was all thought about very scientifically. There was nothing, thali bajao, light lagao, candle lagao, ho lagao, there was nothing like that. It was done in a proper way. And yeah, you want them to respond? Anything more, Mrs. Dr. Malhotra? No, that's what I heard. Heard about it. India Alliance जिस प्रकार से कह रहे, no, Dharavi is one of the biggest issues now. But you are a Maharashtra spokesperson, Sawant साहब. Now जिस प्रकार से उनका कहना है कि जिस प्रकार से आक्रोश है पूरे महाराष्ट्र में, सब जगह मोर्चा निकल रहा, धरना निकल रहा, प्रोटेस्ट निकल रहे हैं, एक दूसरे के रिजर्वेशन पॉलिसीज में झगड़ा हो रहा है, कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट इशू. जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी कहा कि from national perspective 31 farmers are committing suicide every day. जैसे नाजिर हुसैन साहब ने कहा कि 1000 farmers Maharashtra has been the forefront with farmers suicides happening. But ये जो आक्रोश है वो बेसिक अंडरलाइंग फैक्टर जो राहुल गांधी जी का भी कहना, नाजिर हुसैन साहब बैठे हैं, राहुल गांधी जी का कहना है कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा इशू है सावंत साहब, उसको हम लोग दरकिनार कर नहीं सकते. Sawant Sahab, you heard both Nazir Hussain Sahab saying, you heard Dr. Surendra Malhotra Sahab saying, now you have to address these issues. ये जो लोगों के मन में द्वेष है, जो आक्रोश बनकर मोर्चे, आंदोलन, धरने पर जो पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है, कहीं ना कहीं सावंत साहब इसका सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा. सावंत साहब. प्रदीप जी, एक तो सबसे पहले मैं डॉक्टर मल्होत्रा, शायद नाम उनका, या सुरेंद्र मल्होत्रा जी, स्पोक्सपर्सन शरद पवार जी, काफी अच्छी बातें, कुछ बातें उन्होंने कुछ अच्छी कही, मुझे भी पता, वो बातों के ऊपर मेरा भी सहमत है. जिस प्रकार से उन्होंने राजेश टोपे जी के बारे में कहा था, सचमुच उस वक्त राजेश टोपे जी ने काफी अच्छा काम किया था, इस बात को मैं नकारूंगा नहीं, क्योंकि मैं भी उस वक्त बोलता था कि ऐसा होना चाहिए आरोग्य मंत्री. सेकेंड थिंग इज, डॉक्टर मल्होत्रा जी ने अपनी जिस पार्टी के लिए वो बात कर रही है, उस पार्टी की मेंबर है या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन शायद उस पार्टी को वो चाहती, उसके बारे में उन्होंने अपनी बातें बराबर रखी. लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने इसका कोरोना काल का समर्थन किया था कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने धारावी में वगैरह बहुत अच्छा काम किया था, पूरे वर्ल्ड ने उस बात को सराहा, यूएनओ ने भी उस बात को ये किया, सराहा था. लेकिन मैडम जी, आपको एक बात मैं बताता हूँ, उस वक्त जो कामकाज अच्छा हुआ था, अगर उस वक्त के मुख्यमंत्री घर से बाहर निकलते तो शायद वो चित्र कुछ और ही अच्छा होता. उस वक्त जो काम अच्छा हुआ वो मुंबई महानगर पालिका के हर एक सफाई कामगार से लेकर हर एक व्यक्ति ने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया था, और इस मुंबई को कोरोना काल में कोरोना से बचाया था. जिस प्रकार से, मैं यही नहीं कहूंगा कि सिर्फ उस वक्त हम लोगों ने काम किया, उस वक्त सारे पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने, लोगों ने, संस्थाओं ने काम किया था एक दूसरे को मदद करने का, क्योंकि वो समय ही एक ऐसा समय था वो कि जिंदगी में हर एक के पहली बार वो वक्त आया था, तो सबने मदद की थी. किसी एक ही पार्टी ने, मेरी पार्टी ने उस वक्त बहुत अच्छा काम किया था, आपकी पार्टी तो घर में सोई थी, ये बात मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि झूठ बोलना हम लोगों की आदत नहीं है. जिस प्रकार से अभी प्रदीप जी आप भी बोल रहे थे, और ये दोनों जो हमारे मेहमान हैं वो भी बोल रहे थे कि महाराष्ट्र में काफी बहुत बड़ा ये हो रहा है, मतलब उत्पात हो रहा है, लोग बहुत ही ये हो गए हैं वगैरह वगैरह. तो ऐसी परिस्थिति इस महाराष्ट्र में अभी तक आई नहीं है.
आपको अगर कहना ही है तो आप पिछले कुछ सालों का भी ले लो। उसके अंदर 17 साल में कोई एक सत्ताधारी, हमारे मुख्यमंत्री या हमारे बाकी दोनों उप मुख्यमंत्री आपको कितना रिजल्ट दे सकते हैं? फिर भी आप कंपेयर करो, आप पिछले 17 महीनों में जो जो डेवलपमेंट के काम हुए, कभी एक शांति से अपने सर के ऊपर जो पार्टियों का जो मुकुट आपने रखा है उसको साइड में रखो और आप सोचो कि क्या सचमुच इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने और दोनों मुख्यमंत्रियों ने मिलकर इस महाराष्ट्र में बड़े बड़े प्रोजेक्ट को आखिर तक लेके गए हैं या नहीं गए? तो इस महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट के काम और नए जो हमने लिए वो होने वाले हैं, नहीं होने वाले हैं? आपको कितने प्रोजेक्ट गिन के दिखाऊं मैं? अगर पढ़ने जाऊं तो बहुत बड़ी लिस्ट निकलेगी। आप मेट्रो के प्रोजेक्ट ले लो, आप सी लिंक ले लो, आप अभी जो बन रहे हैं कोस्टल हाईवे ले लो, आप बड़ी बड़ी किसानों के लिए जो योजनाएं हम लोग लागू कर रहे हैं वो देखो, अभी विद्यार्थियों की आप देखिए। आपको अगर सचमुच अगर सच्चाई से अगर आप बात करेंगे और अगर आप अपनी पार्टियों का चश्मा निकल कर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस महाराष्ट्र, ये जो महाराष्ट्र है हमारा विकास की ओर बढ़ रहा है। ये महाराष्ट्र पूरे देश का अभी हमारा इंजन बना है जो देश को पूरी दिशा दिखा सकता है। ये मुंबई जो है हमारी, पहले मुंबई क्या थी और अभी मुंबई का रूप कैसे है? 17 महीने पहले मुंबई की परिस्थिति क्या थी और आज की मुंबई आप देखिए। आज इस मुंबई को देखने के लिए विदेश से भी लोग आते हैं। क्यों आते हैं? तो जो मुंबई का ब्यूटिफिकेशन इस मुख्यमंत्री जी ने हाथ में लिया, पूरा करके दिखाया। इस मुंबई ने हमारे सबसे पहले देश में, अभी आपको पिछले 1.5 साल में आपने देखा हमने चेयरमैन पद भी इसका ये किया था। अब सारे देश के 22 देशों के प्रतिनिधि यहाँ आए थे। इतनी अच्छी तरह से सारे कार्यक्रम हुए। क्यों हुए? तो देश को और इस राज्य को एक अच्छा नेतृत्व मिला। और सावंत साहब, मैं आपके वो धारावी में जो धारावी प्रोजेक्ट में, सावंत साहब 2 मिनट, वो धारावी प्रोजेक्ट में जो नासिर हुसैन साहब डॉक्टर मल्होत्रा वाले इशू है, धारावी प्रोजेक्ट में जो उद्धव ठाकरे जब प्रश्न उठा लिया था इंडिया अलायंस का, बोले रेलवे लैंड में आप शिफ्ट करने वाले हो, सरकार अडानी के दार पर है, सरकार पब्लिक के दार पर है, अडानी के दार पर है। ये टीडीआर का बहुत बड़ा घोटाला है। ये टीडीआर का धारावी प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा घोटाला है। ये फिर आगे जाके जो उन्होंने कहा कि 500 स्क्वायर फीट उनको चाहिए, आप 350 बोलते हो। और दूसरा, आप ये जो सर्वे है, सर्वे कौन से आधार पे? बोले कोविड के वक्त पर उद्धव ठाकरे, इंडिया अलायंस ने, एमवीए ने कोई भेदभाव नहीं किया, जो जैसे हैं सबको ट्रीटमेंट दिया। उन्होंने कट ऑफ डेट नहीं बोले कि इससे पहले आप रहने आए हो तो हम कोविड का ट्रीटमेंट नहीं देंगे। उद्धव ठाकरे जी, इंडिया अलायंस का कहना है। तो यहां पर आप वहां कोई चीज ढंग से किया नहीं है। रेलवे लैंड में आप सबको शिफ्ट कर रहे हैं सावंत साहब, फिर आप बोलेंगे रेलवे लैंड से भी हट जाओ। तो इंडिया अलायंस का जो मोर्चा था, ये मुद्दा आपको सोल्यूशन के लिए मांगे कि धारावी के लोग को हम सुरक्षित चाहिए, सबको वहां पर घर दो, सबको घर दो, ये उनका मुद्दा है। सावंत साहब। प्रदीप जी, सबसे पहले तो कोरोना की जो स्थिति थी और धारावी प्रोजेक्ट रीडेवलपमेंट का, ये दोनों की तुलना नहीं हो सकती। कोरोना काल में हमने सभी को ट्रीटमेंट दिया था, हमारी सारी पार्टियों के लोगों ने काम किया था मिलकर, क्योंकि उस वक्त हमने मानवता का दृष्टिकोण रखा था। आप उसको अभी यहाँ कंपेयर करें कि यहाँ पर सबको घर मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले हैं, ये सबको हटाने वाले या नहीं हटाने वाले, एक ही जगह पर देने वाले या कहीं और जगह पे भेजने वाले, तो ये सिर्फ और सिर्फ आरोपों की राजनीति है। अभी काफी सारी बातें तय होनी बाकी है। अभी तो सिर्फ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की जिम्मेदारी अडानी को दी है, तो इन लोग के पेट में इतना दर्द हुआ। अगर ये प्रोजेक्ट ये महायुति की सरकार अगर कंप्लीट करती तो ये कहीं के भी नहीं रहने वाले। ये इनका सच्चा डर है और इसीलिए अलग अलग प्रकार से लोगों के मन में कैसा डर पैदा किया जाए और इस प्रपोजल को, इस प्रोजेक्ट को कैसे लोगों की तरफ से भी रोका जाए, इसके लिए चला हुआ ये एक प्रयत्न है। अभी काफी सारी बातें प्रदीप जी अभी बाकी होनी जनता के साथ, अभी डिस्कशन काफी होंगे। ये तुरंत होने वाला प्रोजेक्ट, इसमें काफी साल चले जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में ये प्रोजेक्ट 2 या 4 साल में पूरा होने वाला प्रोजेक्ट नहीं, ये 2 साल तो बाकी जो इनिशियल स्टेज है वो कंप्लीट करने में जाएगी। और जो घरों की आपने बात की, तो जहाँ पे रहता है वहीं पर उनको घर मिलेंगे। ये प्रोजेक्ट 2 प्रकार से बनेंगे, इसमें रेसिडेंशियल भी बनने वाले हैं। यहाँ पे लाखों कंपनियां छोटे छोटे, यहाँ पर 90,000 से ज्यादा छोटी छोटी कंपनियां हैं। उन कंपनियों को वहीं पर एक बड़े अच्छे तरीके से उनके लिए
इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बनाया जाने वाला है। ये सारी बातों के लिए समय लगने वाला है, लेकिन मगर जो भय है, जैसे नाजिर साहब एक सेकंड बोलिए। इनके हाथ में प्रदीप जी अभी वैसे काम करने के लिए कोई कुछ सब्जेक्ट बचा नहीं, तो अभी क्या आया नया प्रोजेक्ट? तो चलो अदानी के नाम से इनके ऊपर आरोप करेंगे। अभी मुझे एक बात बताइए, इनका क्या कहना है? आज की प्रेस जब मीटिंग हुई वहां पर, तब उद्धव ठाकरे जी क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि अदानी जी को बेनिफिट मिलने के लिए ये धारावी का प्रोजेक्ट इन लोग कर रहे हैं। इस सरकार के पास काफी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और एक बात आप ध्यान में रखो, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आप एक सब्जी वाले के पास भी सब्जी खरीदने गए, 1 किलो सब्जी आपने 100 रुपए में खरीदी, तो उस 100 में से कुछ बेनिफिट वो सब्जी वाले को मिलेगा ही। तो आप क्या उस वक्त सब्जी खरीदेंगे नहीं क्या आप? या मैं बोल रहा इसको बेनिफिट जा रहा है, मैं खाना खाऊंगा ही नहीं आज से, क्योंकि मैंने इसके पास से कुछ खरीदा तो इसको बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये कुछ भी बेबुनियाद बातें हैं। तो धारावी करों से मैं खास करके आह्वान करूंगा कि ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए, जो ऊंचे ऊंचे महलों में रहते, बंगलों में रहते, बिल्डिंगों में रहते। उन लोगों ने आज तक कभी धारावी के गरीब जो झोपड़पट्टी में रहने वालों के लिए कुछ सोचा नहीं। आज अचानक इनका प्यार क्यों उमड़ आ रहा है कि वहां पर इन लोगों को फंसाया जाएगा, इन लोगों को घर नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार से उन्होंने मेट्रो के ऊपर आरोप किए थे। उन्होंने जो यहाँ अपना जो प्रोजेक्ट चल रहा है अभी आर्य कॉलोनी में, उसके ऊपर उन्होंने आरोप किए थे। अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर इन्होंने आरोप किए, लेकिन सारे प्रोजेक्ट आज पूरे कंप्लीट हो गए, कहीं पर भी कोई घोटाला नहीं हुआ। इसी प्रकार से कांग्रेस ये जो धारावी का प्रोजेक्ट है उसमें भी कोई घोटाला ना होते ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ आपको दिखाई देगा ना। जैसे कांग्रेस का कहना है कि आपने राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब सेंटर में नेशनल बोल रहे हैं कि ऑपोजिशन इज बीइंग टारगेटेड। 15 एमपीज को लोकसभा में जिस प्रकार से सस्पेंड कर दिया, उन्होंने बोला कि लोकतंत्र को सस्पेंड किया, डेमोक्रेसी को सस्पेंड किया। वही नाजिर हुसैन साहब कह रहे हैं कि यहां पर आपने आदित्य ठाकरे पर एसआईटी, अलग ऑपोजिशन। आप बोलिए नाजिर हुसैन साहब। आदित्य ठाकरे इज बीइंग अटैक्ड, ऑपोजिशन लीडर्स बीइंग अटैक्ड। बोलिए। आपने इनसे, इन्होंने बहुत अच्छी बात धारावी पे कर रहे, काफी देर से एक ही टॉपिक पे है। हाँ। और बोल रहे बेहतर है, मगर आपने इनसे 4 क्वेश्चन और किया, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ओबीसी मोर्चा के ऊपर, रिजर्वेशन के ऊपर, उस पर एक जवाब हमारे सावंत साहब ने नहीं दिया। क्या महाराष्ट्र में ओबीसी समाज का मोर्चा नहीं निकल रहा है? मैं नागपुर में खुद था, मैंने वहां पे देखा, पूरा नागपुर खुद था, कह रहे हम नहीं, ये धनकर समाज का मोर्चा नहीं निकल रहा है। तब क्या मराठा समाज का आंदोलन नहीं हो रहा है? आप अनएम्प्लॉयमेंट, अपने रोजगार के लिए वो रोड पे नहीं उतर रहे हैं नौजवान? कैसे कह रहे हैं कि मोर्चा नहीं निकल रहा है, विरोध नहीं हो रहा है? और आपने अभी संसद का एक इशू उठाया, क्या पार्लियामेंट में 15 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सेकंडों में सस्पेंड कर दिया जाता है, पर जो बच्चों को उन्होंने पास दिया मिस्टर प्रताप ने, क्या उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का किसी मीडिया में या उनको सस्पेंशन करने का काम हुआ? क्योंकि डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है, लोकतंत्र का कत्ल हो रहा है। इस मोर्चे पे सावंत साहब बिल्कुल खामोश हो गए कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है। 45 साल में, मैं नहीं बोलता, 45 साल में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो अभी है। अभी आज का डेटा आप बताते हैं, एक कमिटी का रिपोर्ट है, अनुपा कमिटी रिपोर्ट है कि 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए, जबकि 2004 से 2014 तक 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। ये अनुपमा कमेटी का रिपोर्ट है, मेरा नहीं है कि 23 करोड़ लोग नीचे आए हैं गरीबी। तो अनएम्प्लॉयमेंट है या नहीं है? ओबीसी समाज का मोर्चा है या नहीं है? आप बताइए। रोहिणी कमेटी का रिपोर्ट है कि 5% ओबीसी समाज को आप रिजर्वेशन का हक मिल रहा है, बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है। ये रोहिणी कमेटी कोई कांग्रेस ने नहीं कराया था, ये भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट है। उससे 5 से 6% क्या ओबीसी समाज को अपना हिस्सा मिल रहा है? तो ये कौन सा, आप कह के महाराष्ट्र में कोई आंदोलन नहीं हो रहा है, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, नौजवान रोड पे, तमाम लोग रोडों पे हैं। आप पूरा नागपुर, पूरा विधानसभा लोग घेराव कर रहे हैं, आप फिर भी बोलते हैं कि महाराष्ट्र में कोई किसान रोड पे नहीं है, नौजवान रोड पे नहीं है, ओबीसी समाज के लोग नहीं है, धनकर समाज नहीं है, मराठा, कौन समाज आज रोड पे आपसे सब सवाल? सिर्फ आप बेहतर बताने की कोशिश कर रहे, कुछ बेहतर नहीं है। आप बोलते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, कौन सी सरकारों ने प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट किया? क्या महाराष्ट्र डेवलपमेंट प्रोसेस रेगुलर चलने का चीज है? अगर आप बताइए समृद्धि हाईवे बनता है तो क्या उसको एक सरकार ने बनाया या पिछली सरकार ने भी उस पर काम किया है? मेट्रो बन रहा है तो पिछली सरकारों ने भी काम किया, तो इस सरकारों ने भी किया। तो ऐसा नहीं है कि एक प्रोजेक्ट एक ही सरकार आगे लेके चलती है, तमाम सरकारें विकास को आगे बढ़ाती है।
विकास रोकने का किसी सरकार का काम नहीं होता है। मगर आप बता रहे हैं कि नौजवान रोड पे नहीं है, एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, लोगों को मिल रहा है, लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीबी खत्म हो, ऐसा नहीं है। अनुपमा कमेटी का रिपोर्ट है कि 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा नीचे है। सावंत साहब, आप इसके ऊपर बोलिए। आप इस पर खामोश हो गए। जो सवाल, जो मुद्दा आज का है, उसके ऊपर आप बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे कि 45 साल से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आज है। ऐसा नहीं है कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा लोग गरीबी में आज जी रहे हैं। आप पता नहीं कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं कि दुनिया देखने चली आ रही है। कौन, क्या 2018 से पहले क्या मुंबई को विदेश के लोग देखने नहीं आते थे? क्या 2018 से पहले मुंबई हिंदुस्तान में नहीं था कि लोग नहीं आते थे? आप कैसी बात कर रहे हैं कि सिर्फ 2018 के बाद लोग मुंबई को देखने आ रहे हैं? तो मेरा ये इस पे ऑब्जेक्शन है कि आप ऐसा मत कहिए कि 2018 के बाद ही लोग आ रहे हैं। उससे पहले भी आ रहे थे, तब भी आ रहे थे, आगे भी आएंगे। इसको आप सरकारों में मत बांटिए राज्यों को। राज एक तमाम लोगों का है, तमाम लोगों का उस पर गर्व होता है। आप उसको बोल रहे 2018 से, इसी तरह जिस तरह 2014 के पास लगता है उनके लिए देश आजाद हुआ, आपके लिए लगता है महाराष्ट्र 2018 के बाद बना है। ऐसा मत कहिए। ये बिल्कुल ऑब्जेक्शनल वर्ड आपने यूज किया कि 2018 के बाद महाराष्ट्र लोग देखने आ रहे। इज नॉट राइट सर। नाजिर हुसैन साहब, एक बात मैं आपसे पूछ लेता हूं, बिकॉज ये टॉपिक भी है कि जिस प्रकार से ये लोक आयुक्त बिल विधान परिषद में मैं बोलता हूं। हाँ, मुझे अच्छा याद, क्या आपको लगता है कि इसमें इन्होंने, ये सरकार ने सीएम और पूरे मंत्रियों को करप्शन एक्ट के अंदर नहीं, आप उसका प्रोसेस देखिए, सिलेक्शन का कितना टिपिकल है। एक बोलते हैं ना, सिर्फ सपना दिखाने के लिए है। तुम सच बोलते हैं ना, झूठ का तुम सैलाब लाओगे तो हम सच का समुंदर खड़ा कर देंगे। तो मैं सच दिखाता हूं आपको। अभी बताइए, आपको एक सीएम के खिलाफ अगर इंक्वायरी करना है तो कितना आपको चाहिए? 2/3 बहुमत चाहिए। और उसका चुनाव कौन करेगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट, वो उसकी नियुक्ति करेगा, उसकी जांच की। क्या सरकार अपने ही खिलाफ करने वाली जांच कमेटी सही से बना पाएगी? आप बताइए, उसकी नियुक्ति कैसे होगी? दोनों आप नियुक्ति उसकी देखिए कैसे है, पूरा रिपोर्ट है मेरे पास उसका, नियुक्ति किस तरह से उनकी प्रोसेस है। कि टोटली ही यहाँ पे सिर्फ सपना दिखा रहे हैं कि ये कोई जांच लोकायुक्त नहीं है। जब लास्ट में अपने करप्शन को कैसे पकड़ेंगे? जिस जांच कमेटी खुद ही बनाएंगे, वो जांच कमेटी क्या रिपोर्ट सही देगी? आप बताइए, कैसा ये लोकायुक्त है? ये सिर्फ सपना दिखा रहे हैं, ये कोई सच नहीं है। उसकी बिकॉज आपका, हाँ या बोलिए हुसैन साहब, बोलिए ना। नासिर, नहीं, मैंने बोलिए क्या, बोलिए सावंत साहब क्या बोल रहे हैं? मैं सुरेना मल्होत्रा जी से लास्ट पूछ लेता हूं। डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा, एकनाथ शिंदे जी आज अन्ना हजारे आजकल मैं अन्ना हजारे साहब से बात किया, बोले कि आपका सपना एकनाथ शिंदे जी ट्रिपल इंजन सरकार ने पूरा किया। आपका सपना जाती कि लोक आयुक्त के अंदर सीएम भी आए, कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आए। आज पूरे देश में एकनाथ शिंदे जी का कहना है कि इन महाराष्ट्र इज ओनली गवर्नमेंट that has got this bill, is getting this bill with CM and the entire council of ministers. So that's what Arun Sawant said. It's a landmark achievement, landmark. Dr. Surena Malhotra, do you think that ये फिर जुमला है, जैसे नासिर हुसैन साहब बोल रहे हैं कि मित्रकाल से आजादी, बेरोजगारी से आजादी, जुमले से आजादी, ये जुमला है क्या? How do you see it, Yeah, Dr. Malhotra? this is also definitely a jumla, just to show the people that okay, what something has been done. As always, there are so many things which get announced, and half what actually. अरुण साहब, जब दो सुनिए ना, उसके बाद आप विस्तार से एक्सप्लेन कीजिए ना। बोलिए डॉक्टर मल्होत्रा। Yeah, that's what. And before that also there was that allegations which was going on, and I would like to, as a doctor, because I'm a doctor, I want to also respond to him, because he said, if you don't mind talking about that all the parties did help in the time of Corona, correct? That was the one what he was saying, that specifically that BJP also helped during the time of Corona. I wanted to specifically tell at that time that when everything was going on very nicely, when everything was closed, everything was being controlled, it was BJP. Maybe not him personally. Him personally maybe having good thoughts about the people and all that. But BJP did that, Andolan and all that for opening up the mandirs and all. And that was the point when the Corona again resurfaced.
That was a very bad thing. It was just that Andolan and that decision was taken only because of forcing from BJP, and they were trying to incite the people that, oh no, the mandir should be opened. Yeah. So this is how the BJP always used their political, just to get political mileage. The people's life was put in jeopardy. So this was one point I wanted to say. And as I said, Joomla, as you know that how much of people's money has been used for advertisements, for putting up all these new things. So that is again a very wrong thing which they do all the time. So 4,900 crores of rupees have been put on this thing. नाजिर हुसैन साहब, पहले अरुण सावंत जी को जरा रिप्लाई देने दो। एकनाथ शिंदे जी उनसे वही जवाब देंगे, सावंत साहब ही जवाब देंगे। मैं सावंत साहब के उसमें जो शिकायत करता होगा ना, अगर उसकी गलत पकड़ाई गई तो उसपे भी सजा होगी। यानी कोई शिकायत करने की हिम्मत जुटा पाएगा क्या? आप सवाल ये क्यों नहीं, कोई हिम्मत ही नहीं जुटा पाएगा, क्योंकि आप बताइए घोटाले की जो जांच की असल रिपोर्ट है आम आवाम के पास नहीं होता है। हमें मीडिया से मालूम होगा, लोगों से मालूम होगा, मैं सरकार के पास रखेंगे, सरकार उसे जांच करे। अभी हमें डर हो जाएगा, पता नहीं ये सच है तो हम रिपोर्ट, कोई कंप्लेंट करने नहीं जाएगा। ये किस तरह का लोकयुक्त बिल पास हुआ है आप बताइए? ये जुमला नहीं है तो क्या है? वो जेल में जाएगा शिकायत करता हुआ, क्योंकि उसे तो पता नहीं है अंदर की बातें क्या। वो तो आपके सामने रख रहा है पटल पे, ये आदमी पे करप्शन है, आप साबित करो ये सही है या गलत है। हमने ये एलिगेशन लगाया है, मगर आप उस एलिगेशन लगाने पे हमें जेल में डाल दोगे तो मैं कल शिकायत कर पाऊंगा? मेरी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि मेरी करियर बर्बाद होगी। कौन हिम्मत जुटाएगा आप बताइए? सावंत साहब, ये जुमला है। मैं दावे से कहता हूं, इस बिल में जो खुद नियुक्ति करता हो, खुद ही अपने ऊपर जांच कमेटी बनाता हो, वो कैसे अपने ऊपर जांच कराएगा? इसमें क्यों नहीं सिटिंग जज को रखा गया, क्यों रिटायर्ड जज को रखा गया? सावंत साहब, ये सवाल है या नहीं? सावंत साहब, एक चीज है कि पूरा देश ने देखा कि जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे जी ने अन्ना हजारे जी से बात की, बट जो नासिर हुसैन साहब, डॉक्टर मल्होत्रा ने सवाल उठाए, वो थोड़ा क्लियरेंस भी चाहिए कि आप जो कंप्लेनेंट है उसका ही आप इंक्वायरी करोगे तो फिर कैसे होगा? प्रदीप जी, थोड़ी देर पहले तक मैं डॉक्टर मल्होत्रा जी मैडम और मेरे दोस्त नासिर हुसैन साहब, प्रवक्ता नासिर हुसैन साहब, मुझे अच्छा लग रहा था कि कुछ बातें इनकी ओर से अच्छी सुनने को मिल रही। लेकिन अभी इनको दोनों जन बुरा मत मानिए, लेकिन अभी आप लोगों को काफी तैयारी करनी पड़ेगी एज ए स्पोक्स पर्सन। अभी आप लोगों ने इतना अच्छा, जब लोकपाल बिल पास हुआ उसको भी आपने जुमला कहा। मैं आपको उसके बारे में शॉर्ट में बताता हूं, दोनों सुनिए प्लीज, दोनों जन सुनिए। आप सुनिए, अभी सुनिए जरा, आप अभी बीच में बात मत कीजिए। आप सुनो, कुछ बातें, अच्छी बातें मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या था, ये जो लोकपाल बिल जो था वो यहाँ पे तो लागू नहीं था। सबसे पहले महाराष्ट्र ने, हमारी सरकार ने भी करके दिखाया। इसके पहले जो भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कानून होता था, वो भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कानून इस बिल में इंक्लूड नहीं होता था। वो पहली बार आज जो अभी बिल बन गया है उसमें इंक्लूड किया गया है। पहले उसके जब नहीं था तभी क्या होता था कि आप कोई भी आरोप करो, वो जो आदमी होता था जिसके ऊपर आरोप था वो छूट जाता था, क्योंकि उसके ऊपर कोई कानूनन लीगली आप एक्शन ही नहीं ले पाते थे। लेकिन अभी इंक्लूड हो जाने की वजह से क्या हुआ है कि आपको इस कानून के आधार से आप उस आदमी के ऊपर डायरेक्ट एक्शन ले सकते हो। सेकेंड थिंग, इसके पहले मुख्यमंत्री और सारे मंत्री इस बिल में, इस लोकपाल कानून में इंक्लूड नहीं होते थे। तो उनके ऊपर चाहे उन्होंने भ्रष्टाचार किया हो या नहीं किया हो, आप उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, आज से क्या हुआ है कि मुख्यमंत्री और सभी मंत्री इस कानून के दायरे में आ गए हैं। अभी तीसरी बात आपने ये कही कि मुख्यमंत्री इस बिल का इस कमेटी में रहेगा तो फिर इसका निकाल कौन लगाएगा? तो अकेला मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं कर सकता है भाई साहब और मैडम। इस लोकायुक्त का जो एक कमेटी होती है, उस कमेटी में देखिए मुख्यमंत्री होता है, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद सभापति, दोनों सभागृह का विरोधी पक्ष नेता होता है। एक मिनट रुकिए भाई, अरे आप एक मिनट रुकिए, आप एक मिनट रुकिए जरा, मेरा कंप्लीट होने दो, मेरा कंप्लीट होने दो, बाद में आप बात करो। दोनों सभागृह के विरोधी पक्ष नेता होते हैं जो अलग अलग पार्टी के होते हैं, ध्यान में, एक ही पार्टी के नहीं होते। और सुनिए जरा, और हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं
वो उसके है, उसमें होते हैं, वो मुख्य होते हैं उसके। अभी आप बताइए, आपको जो बोल रहे हो। नासिर हुसैन साहब, आप फिर गलत बोले। सेना रिटायर्ड जज है, उसके अंदर चीफ जस्टिस नहीं है। आप देखिए, आप पढ़िए। अरे भाई साहब, नहीं, आप देखिए ना, मुख्य कौन है? सेना रिटायर्ड चीफ जस्टिस। अरे नहीं भाई साहब, उच्च सुनिए, हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो है उसके अंदर। हाई आप कहां से लेके आए मुझे मालूम नहीं। अरे सर, आप ये इंफॉर्मेशन आपके पास कुछ गलत आया होगा, आप उसको करेक्ट कर लीजिए या अभ्यास करके वापस आइए। मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के सेनाविरित उच्च न्यायाधीश होंगे। उनमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रालय के कैबिनेट सभापति और उधर के सभापति, यानी ये सब सरकार के ही पार्ट है। आप बताइए, सभापति। अरे भाई साहब, उसमें विरोधी पक्ष नेता भी होते हैं, दोनों पार्टियों के। आप क्यों चिंता कर रहे हो? मेजोरिटी किसकी है? आप अगर आप आरोप ही करेंगे तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, या आपकी पार्टी आगे नहीं बढ़ पाएगी। कांग्रेस ने यही तो किया, इसलिए आज कांग्रेस के ये हाल हो गए। आप बात कांग्रेस की है, आज कांग्रेस के हाल क्यों हुए? तो आप जैसे नेता लोगों की वजह से कांग्रेस के हाल हुए, जो हर चीज के ऊपर शक की नजर से देखते हैं। आप डिबेट मेरे हर चीज को आप शक की नजर से देख रहे हो, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का आज ये हाल हो चुका है। सर, आप क्यों कांग्रेस की चिंता करिए? कांग्रेस की चिंता हम करेंगे, आप क्यों कर रहे हैं? आप अपनी पार्टी की चिंता करिए ना, आप हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं, क्या आप बात कर रहे हैं कांग्रेस की? आप यानी कांग्रेस में वापिस आए? आप यहाँ पर आकर कुछ गलत बातें करेंगे तो हम तो नहीं सुनते रहेंगे आपका गलत मैसेज। अगर आप जनता को देना चाहेंगे तो मैं चुपचाप नहीं सुनूंगा। आप गलत साबित करिए ना। यहाँ आपने जुमला कहा ना, कैसे? आपने अभी लोकपाल बिल को जुमला कहा। सर, आप सुनिए, आपने कहा या नहीं कहा? लोकपाल आपने जुमला कहा नहीं तो आप पहले कह रहे यही तो काम कांग्रेस पार्टी पिछले 7 साल से कर रही है। सुनना नहीं चाहते, हर चीज को जुमला कहो, आप हर चीज को जुमला कहने का। हम कहते थे, अमित शाह जी बोलते थे नहीं, गलत है। लोकपाल बिल को अगर आप जुमला कहते हैं तो आप डिबेट करने के लायक नहीं हो। नहीं, आप कौन कह रहे हैं लोकपाल बिल? आप गलत बात कर रहे हैं। लोकपाल बिल है कि लोकायुक्त बिल है? आप लोकपाल बिल थे या लोकायुक्त बिल है? आप पहले आप खुद ही लोकपाल बोल रहे हैं। अरे भाई, वो आप लोकायुक्त का आपकी आप लोकायुक्त सुनिए, लोकपाल लोकायुक्त ये मत, वो खेल आप शब्दों का खेल मुझे मत सिखाइए। आप सुनना नहीं चाहते, आप शब्दों के खेल में मुझे मत उलझाइए। मैं आप पे डिबेट ही नहीं कर रहा, मुद्दे पे डिबेट है ना। नासिर हुसैन लोकायुक्त बिल बोलिए, कोई बात नहीं। लोकायुक्त बिल को आपने जुमला कहा, सिटिंग जस्टिस होगा, ये गलत है। सिटिंग चीफ जस्टिस नहीं है। हम बोलते हैं आप जाके पढ़ाई करके आइए। तो मैं इस पे आ जाता हूँ। रिपोर्ट है सर, आपका ही रिपोर्ट है सर। हमारी रिपोर्ट आपके हाथ में नहीं है क्या? हमारी रिपोर्ट आपके हाथ में नहीं है। नासिर हुसैन साहब, अन्ना क्या अभी बात है कि क्या अन्ना हजारे खुश हो गए? अन्ना हजारे जी, अन्ना हजारे हमेशा खुश होंगे जब भारतीय जनता पार्टी को उनको फायदा होता है। अन्ना हजारे एकनाथ शिंदे जी ने खुद बात की, इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने में अन्ना हजारे जैसे लोगों का भी हाथ है, तो अन्ना हजारे को खुश होंगे ही। अन्ना हजारे बोल के तो कांग्रेस खत्म हुई, यही बोल के कांग्रेस खत्म हुई थी 2019 में। सर, आप कांग्रेस पे बात क्यों कर रहे हैं? बात अभी आज के आपके लोकायुक्त, आप कांग्रेस के नेता है इसलिए मैं कांग्रेस पर बात करता हूँ। मैं ठीक है ना, कांग्रेस एक अच्छी पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने उनको खत्म कर दिया। सर, कांग्रेस अच्छी पार्टी है, नेताओं की नहीं थी। जब तक राजीव गांधी जी थे तब तक कांग्रेस पार्टी अच्छी थी, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने उसे खत्म कर दिया। बार बार डिबेट मुद्दों से कहीं और ले जा रहे। मैं कह रहा हूँ, अन्ना हजारे साहब इस मुद्दे पे बात करिए। 2014 के बाद कितना आंदोलन उन्होंने लोकपाल पे किया, लोकायुक्त पे किया। कभी आपने लोकायुक्त को जुमला कहा, यहीं पर सब खत्म हो गया, क्योंकि आप किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करते। हर चीज को आप झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं और यही कांग्रेस पार्टी का पतन होने का कारण है। मैं we come to the end of the program, Sawan साहब, Nazir Hussain साहब, but we'll just ask one question to Dr. Malhotra. Dr. Malhotra साहब, मैडम, देवेंद्र फडणवीस जी ने आज एक स्टेटमेंट दिया था कि शरद पवार जी मराठा रिजर्वेशन के खिलाफ हमेशा रहा। Now how do you see this?
ये तो हमेशा तो उनका तो ये बात तो चलती ही आ रही है, ये तो एवरी टाइम वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस द सेम इशू that when they don't have anything else to say, they come upon Sharad Pawar ji because that's the main biggest threat they have in Maharashtra. And then they say that, oh, he was against Maratha. When was he against Maratha Arakshan? Is there any proof what they are saying? They're just making statements as usual, as the way they always did that, okay, farmers ke liye Pawar sahab ne kya kiya? You know, they make such drastic statements and then then they wish that people believe all that. So, ये मतलब कैसे बातें कर रहे हैं? तो you know that it is always done shocking statements which they feel that some of the people may believe, you know. The final word, सावंत साहब, नाज़ुर साहब and Dr. Malhotra. सावंत साहब, you think that ये सब जो लोकायुक्त बिल पास हुआ, जो डेवलपमेंट आपने गिनाए, मुंबई मेट्रो 14 लाइन, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई ट्रांसओवर सीलिंग, बुलेट ट्रेन, एरोली कटोल टनल, गोरेगांव मुलुंड रोड, लिंक रोड, कोस्टल रोड, तो क्या आपको लग रहा है 2024 you are winning? I'll come to you. You'll give the final word to you, Dr. Malhotra. 100% डेफिनेटली हम जीतेंगे और इस राज्य की और इस केंद्र की, देश की जनता वहां पर केंद्र सरकार के ऊपर, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, और यहाँ राज्य में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे और दोनों हमारे उप मुख्यमंत्री फडणवीस जी और अजित पवार जी के ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि हमने विकास की राजनीति को आगे बढ़ाया और उसी विकास के कामों से हम आने वाला 2024 केंद्र में और राज्य में जीतेंगे। नाज़ुर हुसैन साहब, the final word 2024 सावंत साहब कहना we are going to sweep them. बोलिए 2024 में कैसे जीतेंगे आप देखिए, 40% वोट शेयर आज भी हमारा है, इनका 41% वोट शेयर पूरे हिंदुस्तान में 1% का है, जबकि हम बिना अलायंस का है। अगर अलायंस जोड़ते हैं तो हमारा 46-47% का वोट शेयर बनता है। तो कैसे जीतेंगे आप बताइए? अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है, महंगाई सबसे ज्यादा है, लोग बेरोजगार जब से ज्यादा है, तो कैसे जीतेंगे ये बताए। नफरत की बाजार सजा के कोई जीतने की बात करे तो अलग बात है, मगर मुद्दों पे बात करिए तो अनएम्प्लॉयमेंट तो है, बेरोजगारी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, कश्मीर में जवान शहीद हो रहे हैं, महिलाओं को हकूक नहीं मिल रहा है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए को 25 साल की सजा हुई है बलात्कारी लोगों को। आप बताइए कैसे उस महिलाओं की अस्मिता को बचाएंगे, कैसे जीतेंगे? 2024 में सिर्फ 1% वोट शेयर इनका। आज भी देखिए 3 करोड़ 90 लाख वोट हमें मिलता है आवाम का, इनको 3 करोड़ 80 लाख वोट मिलता है। तो जीतने के हक इनके पास नहीं है। आप सुनिए, अभी आपने बोला, मैंने सुना ना साउंड, हाँ बोले, उसके बाद जरा आप जीतिएगा। आप जीतने की बात की तो हमें बोलने दीजिए, आप फिर बोल लीजिए अपनी टर्म जब भी। तो 1% वोट शेयर सिर्फ इनका हमसे ज्यादा था। आज भी बताइए, जब हिंदी बेल्ट क्षेत्र में जब ये 3 राज्य हम पहले भी जीते थे और ये इनसे हमसे ज्यादा इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आए, तो हम अगेंस्ट हो सकता है, तो हम वापिस आएंगे, बुरी ताकत से आएंगे। मैं बार बार बोलता हूं कि हम वो सूरज है जो बादलों में ढके, ये नहीं है कि हम बाहर निकलेंगे। हम वो क्रांतिकारी है जो आवाज उठाते हैं, हम दबते नहीं है। पूरी आवाज जनता के आवाम में। क्या बेरोजगारी इस देश की सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है? क्या कश्मीर में आज भी जवान शहीद नहीं हो रहे? ये मुद्दा नहीं है? आप सावंत साहब बोलते हैं जीतेंगे, कैसे जीतेंगे? इन आवाम के लोगों को जवाब देना पड़ेगा। क्यों इतनी बेरोजगारी है? क्यों इतना? क्या घोटाला नहीं है? कितनी घोटाला? क्या बैपम घोटाला कश्मीर एमपी में नहीं निकला? कौन चीज घोटाला महाराष्ट्र में? कौन सा घोटाला नहीं निकला? मैंने 272 घोटाला हम लोगों ने काउंट किया है। आप बोलते घोटाला ही नहीं हुआ सरकार में? घोटाला है, करप्शन है, लोगों की बेरोजगारी बेइंतहा है। आप फिर भी बोलते हैं कि हम जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? पहले डॉक्टर मल्होत्रा बोलेंगे, फिर डॉक्टर मल्होत्रा, डू यू थिंक शरद पवार साहब विल पैच अप द इंडिया अलायंस? बिकॉज आज इंडिया अलायंस अलग अलग, शायद ऐसा लग रहा है कि डायरेक्शन में जा रहा है। शरद पवार विल बी अ सीमेंटिंग फैक्टर, सबको जोड़ने में शरद पवार जी का बहुत बड़ा हाथ होगा। डॉक्टर सुरेंद्र मल्होत्रा जी, definitely Pawar sahab will definitely do the work, and India Alliance, they are together, everybody is together and they have to be together. This is the time they have to be together, and I'm sure 100% that they will all to be together, because they have only one aim which is very obvious. And that is, I also want to say that when he was saying about बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जी बता रहे थे जब भी हमें कि मुंबई में विकास होगा, महाराष्ट्र में विकास हो रहा है। व्हाट अबाउट मुंबई में डायमंड इंडस्ट्री, इतनी बड़ी इंडस्ट्री,
वो जब बाहर मुंबई के बाहर जा रही है, अब मुंबई जो मतलब और इट्स अ फाइनेंशियल कैपिटल एंड यू डोंट इवन लुक आफ्टर द कैपिटल। ओके ठीक है, थोड़ी मेट्रो आ रही है, ये आ रही है, और आप आरए प्रोजेक्ट की बात की, आरए में तो जो which was actually required, they were the green lungs of मुंबई, उसी को आपने खराब कर दिया। तो ये सब आप किस तरह से बोल रहे हैं कि विकास हो रहा है? हाँ, जैसे मेट्रो आएगी, कुछ ब्रिजेस बन जाएंगे, बट व्हाट अबाउट व्हेन ऑल दिस इतने सारे उद्योग महाराष्ट्र के बाहर जा रहे हैं, गुजरात में जा रहे हैं, और व्हेन महाराष्ट्र में पूरा गृह मंत्री there is failure of the गृह मंत्रालय, The final word. there is a drug war, there is a drug manufacturing, Drug mafia. when has Maharashtra seen all this? Maharashtra had never seen this situation before, never अरुण सावंत साहब, And now- फाइनल 10 वर्ड्स, बिकॉज दोनों ने आपका विरोध किया था। बोलिए अरुण सावंत साहब। देखिए प्रदीप जी, मैं दोनों का रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। बोले बोलिए। जैसे अभी मैडम डॉक्टर मल्होत्रा जी ने कहा कि मुंबई का विकास कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, लेकिन मुंबई का जो लंग है, मतलब जो ऑक्सीजन देने का, उसको इन लोग खराब किया। आपको एक बात बताता हूँ मैडम, आप बात करते करते थोड़ी सी चूक गई। आपको मालूम होगा जब मुख्यमंत्री देवेंद्र अपना ये तुम्हारे उद्धव ठाकरे जी थे, उद्धव ठाकरे जी उनका बेटा, तो ये जब आरे कॉलोनी जो अपना पूरे मुंबई को ऑक्सीजन देती, उस पूरे आरे कॉलोनी के पेड़ काटने का काम जो था रात के अंधेरे में, तो इन्हीं के इशारे के ऊपर हुआ था। सही लेकर आप बात करी। दूसरी बात, कांग्रेस के नासिर हुसैन जी ने कही कि हमें फलाना फलाना स्टेट में इतने वोट मिले, फलाना स्टेट में उतने मिले वोट, फलाना स्टेट में उतने परसेंटेज मिले, तो परसेंटेज वाइज हम लोग नंबर 1 पे। और यही कांग्रेस पार्टी और यही एनडीए की सरकार कल तक ये आरोप कर रही थी कि ईवीएम मैनेज करके इन लोग 3 स्टेट में जीत गए। अगर हमने ईवीएम मैनेजमेंट किया और जीत गए, तो आपको इतना परसेंटेज ऑफ वोट आपका इतना हाई कैसे हो गया? ये एक सवाल देश की जनता पूछ रही है कि आपको इतने परसेंटेज कैसे ईवीएम उस वक्त हैक हुई नहीं क्या? Thanks, Samant Saab. Thank you, Samant Saab. Thank you. It has been a wonderful discussion. Nazir Hussain Saab, fantastic discussion. Dr. Malhotra, you have been fabulous, fantastic, very good. Thanks, thank the guests for being in the program. Thank you so much for being in the program. Thank you, Samant Saab. Thank you. धन्यवाद. Namaskar. Namaskar. नासिर हुसैन जी और मैडम डॉक्टर Yes, we come to the end of the program in Nation Now. That's what we say. We the people, we began the preamble to the Constitution. We the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. Justice, social, economic and political. When you talk about equality before the law and equal protection of rights, when you talk about liberty, freedom of speech, expression, faith, worship and belief, and fraternity is eternal brotherhood and believing the territorial and political integrity of India. That's all from Pradeep Nambiar from Nation Now, and again we'll meet tomorrow with more news from the nation and Maharashtra and Mumbai. That's bye for now.